आइए बच्चों, देखते हैं थोड़ा सा कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट है, इनको जरूर हम पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के मानक वर्ण और वर्तनी। सबसे पहले तो समझ लो मानक क्या होता है। मानक होता है जो व्याकरणिक दृष्टिकोण से शुद्ध होता है, उसे हम बोलते हैं मानक। और जो भाषा व्याकरणिक दृष्टिकोण से अशुद्ध होती है उसे हम बोलते हैं अमानक। तो जहाँ मानक लिखा है इसका मतलब हो गया भाषा व्याकरणिक दृष्टिकोण से शुद्धता की बात की जा रही है। ये केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु देखिए। री 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 बड़ा वाला का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। संयुक्त वर्ण पाई हटाकर घुंडी को आधा करके अथवा हलंत लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे बच्चा, पक्का, चिन्ह। ये कुछ मेन पॉइंट्स है जिनको आपको समझना है। विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाएंगे, जैसे संज्ञा राम को, सर्वनाम उसको। संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएंगी, जैसे पढ़ चुका है। अव्यय पृथक लिखे जाएंगे, जैसे उनके साथ यहाँ तक। श्री, जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे, मतलब आप इस पे ज्वाइन करके शब्दों के साथ इनका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे श्री वर्मा लिखा है, ये नहीं कि आपने श्री के साथ वर्मा कर दिया। श्री वर्मा, वर्मा जी, ठीक है। क्रिया विशेषण अव्यय आदि में या वाक्य की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाए, जैसे नई। अब यहाँ पर देखिए, जैसे नई हम लोग ऐसे लिखते हैं, नई, ये मानक है। हुआ तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, हुआ। किए, आए, नई, हुआ आदि मानक रूप हैं। जहाँ या शब्द का मूल तत्व हो वहाँ या ही रहेगा, जैसे स्थायी, तो वहाँ पर स्थायी या स्थायी। अव्ययी भाव दायित्व, जहाँ या का प्रयोग है मानक रूप से वहाँ या रहेगा। आदि में या के स्थान पर ई नहीं आएगी। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर, पंचमाक्षर मतलब पांचवाक्षर, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार। अनुस्वार जानते हैं ना, ये जो बिंदी लगा दी जाती है इसको अनुस्वार बोलते हैं। और अनुस्वार व अनुनासिक, ये चंद्र बिंदु होता है, इसको अनुनासिक बोलते हैं। दोनों चिन्ह प्रयोग में आएंगे। शिरोरेखा, जब आप कोई शब्द लिखते हो तो उसके ऊपर लाइन खींचते हो ना, तो उसको कहते हैं शिरोरेखा। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा व चंद्रबिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है, अतएव चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु अनुस्वार लगाया जा सकता है ना। अगर चंद्रबिंदु नहीं लगाया है तो बिंदु लगा सकते हैं, जैसे मैं, ये तो मैं कर दिया। अन्यत्र चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। का, खा, जा, फा, ये नुक्ता लगे, आप देख सकते हैं सब में एक एक पॉइंट लगा, इसको मतलब नुक्ता। ध्वनियां हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई हैं, केवल जा, फा अभी प्रयोग में है। यानी विदेशी ध्वनियां थी, ये परिवर्तित कर दी गई हैं, केवल ये दो ध्वनियां बची हैं। फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक है। कुछ शब्दों के दोनों रूप मानक है, जैसे सर्दी, देखिए सर्दी, सर्दी, गर्दन, गर्दन आदि। ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, दोनों रूप मानक के अंतर्गत आते हैं। सर्दी लिखा चाहे सर्दी लिखा, गर्दन ऐसे लिखा या ऐसे, यानी दोनों ही मानक है। शब्द के अंत में हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे सन, विद्वान आदि। संस्कृत में आप देखते हो ये लगाते हो हलंत, ठीक है। तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति एक द्वितीय मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, यानी अब वो समाप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट है। जैसे अर्ध तो अर्ध लिख देते हैं हम लोग, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तत्वों में ये ऐसे तो ऐसे लिखते हैं। तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे दुख, दुख ऐसे लिखते हैं। पूर्वकालिक प्रत्यय कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे दौड़कर, पढ़कर, ठीक। ये तो थोड़ा मानक संबंधों के बारे में जानकारी थी, आगे देखते हैं। चूंकि आपके लिए केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के आदेशानुसार थी तो मैंने पढ़ा दी। अब मेन चीज पे आते हैं, अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी है। हमारा देश बहुत विशाल है, यहाँ प्रचलित भाषाओं की गणना करना अत्यंत कठिन है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। असमिया, हिंदी, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, मलयालम, सिंधी, बोडो, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, संस्कृत, मराठी, इतनी सारी 22 भाषाओं को। अब मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है। भाषा विशेष का प्रयोग विस्तृत भूभाग पर होता है, अर्थात एक बड़े भूभाग पर होता है। बहुत बड़े क्षेत्र में प्रयुक्त होने के कारण भाषा की उपभाषाओं तथा बोलियों का प्रभाव भाषा पर पड़ता है।
जिससे भाषा में एक रूपता बनाए रखना कठिन हो जाता है, लेकिन भाषा में एक रूपता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत मानक भाषा को ही मानक भाषा कहते हैं। यानी शिक्षित जनों के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया जाता है या विद्वानों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम मानक भाषा कहते हैं। बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह एक छोटे से भूभाग में बोली जाती है। इस प्रकार बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियों का क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। ये जो बोलियां हैं ये किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, इसीलिए हम इन्हें बोली कहते हैं। और भाषा बोली का अंतर ये है कि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। बोली में प्रायः साहित्य की रचना नहीं होती है, लेकिन कभी कभी कोई बोली इतनी विकसित हो जाती है कि उसमें साहित्य रचना और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगता है, तब वह एक भाषा का रूप ले लेती है। और जब ऐसा होता है तो इसको हम उपभाषा बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण खड़ी बोली है, जिसकी गणना समृद्धतम भाषाओं में होती है, जिसे आज हम हिंदी की भाषा के नाम से जानते हैं। उपभाषा थोड़ा सा अलग है बच्चों, जो मैंने बोला कि उपभाषा ये होती है अगर कोई बोली जिसमें साहित्य की सर्जना कर दी जाए तो उसे हम उपभाषा कहते हैं। यहाँ पर अलग बात कही जा रही है कि प्रायः ऐसा होता है कि उस बोली में साहित्य रचना नहीं होती है, लेकिन कभी कभी वो उसका इतना ज्यादा विकास हो जाता है कि पत्र पत्रिकाओं में उसी भाषा के माध्यम से छपने लगता है, तब फिर वो बोली एक भाषा का रूप ले लेती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण खड़ी बोली है ना। खड़ी बोली को विशेष स्थान प्राप्त है, जिसकी गणना समृद्धतम भाषाओं में होती है, जिसे आज हम हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं लिपि के बारे में। स्क्रिप्ट क्या है? अपने विचारों को बोलते समय हम ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं तथा लिखते समय अक्षरों या वर्णों का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा में सार्थक ध्वनि के लिए कोई न कोई चिन्ह अवश्य होता है। अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। इस प्रकार हम इस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। भारत की कुछ अन्य भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं, जिन्हें कि आप देख सकते हैं, इनको आप याद भी करिएगा। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, कश्मीरी की देवनागरी है, कोकड़ी की देवनागरी है, नेपाली की देवनागरी है, बोडो की देवनागरी है, संथाली की देवनागरी है, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, उड़िया की उड़िया है, पंजाबी की गुरुमुखी है, बंगाली की बांग्ला है, उर्दू की फारसी है, तमिल की तमिल है, जर्मन की रोमन है, फ्रांसीसी की रोमन लिपि है। आगे देखिए, देवनागरी लिपि विश्व की एकमात्र ऐसी वैज्ञानिक लिपि है जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। अब हम जानते हैं साहित्य के बारे में कि लिटरेचर क्या है। साहित्य के अंतर्गत समय समय पर विद्वान तथा पंडित अपने संचित ज्ञान के आधार पर, यानी जो ज्ञान उन्हें मिला है, इकट्ठा किया उन्होंने, उसके आधार पर नवीन विचारों को हमारे समक्ष रखते हैं। विद्वानों का मनन समाज के विकास का साधन होता है, यही साहित्य कहलाता है। अर्थात ज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन है साहित्य की, कि ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य की दो विधाएं होती हैं, गद्य तथा पद्य। ये आगे क्लास में, आप 9th क्लास में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे। गद्य क्या है? जब हम अपनी बात या विचार साधारण रूप में व्यक्त करते हैं तो वह गद्य कहलाता है। कहानी, उपन्यास, निबंध, रेखा चित्र, जीवनी आदि सभी गद्य की उदाहरण है। पद्य क्या होता है? जब हम अपनी बात या विचार काव्य के रूप में व्यक्त करते हैं तब वह पद्य कहलाता है। अर्थात कविता के रूप में जब हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह पद्य कहलाता है। कविता, गीत, छंद, सोठा आदि पद्य के उदाहरण हैं। अब थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण क्या है? जब हम किसी भाषा को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो हमें कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे अनेक नियम होते हैं जिनका ज्ञान भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है। ये सभी नियम मिलकर व्याकरण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। भाषा और व्याकरण का अटूट संबंध है।
व्याकरण के ज्ञान के अभाव में भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग असंभव है। अर्थात यदि व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो भाषा की शुद्धता, भाषा का जो मानक रूप होता है वो हमारे सामने नहीं आएगा। जो व्याकरण का ज्ञान रखता है वही भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग कर सकता है। इसके मुख्यतः 3 अंग होते हैं। देखें, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आगे के चैप्टर्स में हम जो भाषा है उसके इन रूपों को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे।